कभी सोचा है कि कुछ अधिकार ऐसे क्यों हैं जो हर इंसान को मिलने ही चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुआ हो? आज हम इसी सवाल के पीछे की मानवाधिकारों की शानदार कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर देखते हैं कि कैसे एक प्राचीन विचार आज का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, अगर सिर्फ 3 अधिकार चुनने हों जो हर इंसान को जन्म से मिलने चाहिए, तो वो क्या होंगे? शायद जीने का अधिकार, अपनी बात कहने की आज़ादी। और जानते हैं, यही सवाल कि सिर्फ इंसान होने के नाते हमें कौन से अधिकार मिलते हैं, यही तो मानवाधिकारों की पूरी बहस का दिल है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये ह्यूमन राइट्स हैं क्या। फिर इतिहास में थोड़ा पीछे जाएंगे और इसकी जड़ों को खोजेंगे। हम उन ग्लोबल माइलस्टोन्स को देखेंगे जिन्होंने इसे एक मजबूत शक्ल दी, और फिर देखेंगे कि ये विचार भारत तक कैसे पहुंचा। और आखिर में हम आज के सबसे बड़े चैलेंजेस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से कि जब हम कहते हैं मानवाधिकार, तो इसका असली मतलब क्या होता है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो मानवाधिकार वो अधिकार हैं जो किसी के पास सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो एक इंसान है। बस ये किसी देश की नागरिकता, जाति, धर्म या जेंडर पर बिल्कुल निर्भर नहीं करते। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक तरह की अदृश्य शील्ड है जो हर इंसान को मिलती है, और इसे कोई सरकार बना नहीं सकती, इसलिए इसे कोई छीन भी नहीं सकता। ये सब इंसान की गरिमा यानी डिग्निटी के सिद्धांत पर टिके हैं। और हाँ, ये आइडिया कोई अचानक से नहीं आया, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जैसे 17वीं सदी में एक फिलोसोफर थे, जॉन लॉक। उन्होंने एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखा, प्राकृतिक अधिकार। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकार, जैसे जीने का, आज़ाद रहने का और अपनी संपत्ति रखने का अधिकार, ये हमें किसी राजा या सरकार से नहीं मिलते, ये तो हमें कुदरत से मिलते हैं, और सरकार का काम इन अधिकारों को छीनना नहीं बल्कि इनकी रक्षा करना है। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा थॉट शिफ्ट था। और जैसे जैसे दुनिया बदली, अधिकारों की हमारी समझ भी बढ़ती गई। इसे समझने का एक अच्छा तरीका है 4 पीढ़ियों वाला कॉन्सेप्ट। पहली पीढ़ी में बोलने की आज़ादी जैसे राजनीतिक अधिकारों की मांग उठी। फिर आई दूसरी पीढ़ी जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक अधिकारों पर जोर दिया गया। तीसरी पीढ़ी ने हमें एक साफ पर्यावरण जैसे ग्रुप राइट्स के बारे में सोचना सिखाया। और आज हम चौथी पीढ़ी में जी रहे हैं, जहां हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा जैसे डिजिटल अधिकार एक बहुत बड़ी बहस बन गए हैं। तो ठीक है, अब जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और पीछे चलते हैं। देखते हैं कि न्याय की ये चिंगारी सबसे पहले कहां और कैसे जली। क्योंकि ये कोई 20वीं सदी का आविष्कार नहीं है, बल्कि इसकी गूंज हमें हजारों साल पुराने इतिहास में सुनाई देती है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, ये कोई एक रात की क्रांति नहीं थी। अरे, ये तो हजारों सालों का सफर है। इसकी शुरुआत हुई पुरानी सभ्यताओं के नैतिक कोड से। फिर ग्रीस और रोम के फिलोसोफर्स ने प्राकृतिक कानून का आइडिया दिया, मतलब ऐसे कानून जो इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने बनाए हैं। और फिर मैग्ना कार्टा और प्रबोधन काल जैसे पड़ावों से गुजरते हुए ये विचार धीरे धीरे एक मजबूत ग्लोबल मूवमेंट बन गया। तो हाँ, आइडियाज तो सदियों से थे, पर वो कौन से मोड़ आए जब इन आइडियाज को सच में कागज पर उतारा गया, उन्हें एक कानून की शक्ल दी गई। चलिए उन मील के पत्थरों को देखते हैं जो सचमुच आग में तपकर बने थे। इस कहानी का एक बहुत बड़ा हीरो है 1215 का मैग्ना कार्टा। और इसे सिर्फ एक पुराना डॉक्यूमेंट समझने की गलती मत करिएगा। ये अपने आप में एक क्रांति थी। पहली बार लिखित रूप में ये कहा गया कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। ये सोचना कि एक शासक की पावर पर भी लिमिट्स होनी चाहिए, आज हमें बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन उस वक्त ये एक भूचाल लाने जैसा था। और मजे की बात यह है कि इसके जो सिद्धांत थे ना, वो आज भी उतने ही रेलेवेंट है। सोचिए, शासक कानून से ऊपर नहीं है, किसी को बिना कानूनी प्रक्रिया के जेल में नहीं डाला जा सकता, और हर नागरिक को फेयर ट्रायल का अधिकार है। यही सिद्धांत आज दुनिया भर के लोकतंत्र और संविधान की नींव है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20वीं सदी में। दुनिया ने देखा इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसकी तबाही ने दुनिया को ये एहसास दिलाया कि अगर हमें भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकना है तो सभी इंसानों की डिग्निटी की रक्षा के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना ही होगा। और इसी राख से जन्मी 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स।
ये शायद ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पहली बार दुनिया के देश एक साथ आए और उन्होंने उन बेसिक अधिकारों पर सहमति जताई जो हर एक इंसान को मिलने ही चाहिए। तो ये जो डिक्लेरेशन था, ये एक तरह का रोड मैप था, एक आइडियल था। इसने जीने के अधिकार से लेकर सोचने की आज़ादी और शिक्षा के अधिकार तक 30 अलग-अलग अधिकारों की लिस्ट बनाई। हाँ, ये कानूनी तौर पर किसी पर बाइंडिंग नहीं था, लेकिन ये एक नैतिक शक्ति थी, एक ऐसा वादा जिसे हर देश को अपने नागरिकों के लिए पूरा करने की कोशिश करनी थी। तो ये तो हुई दुनिया की बात, पर ये कहानी भारत तक कैसे पहुंची? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान बनाने वालों ने इन आइडियाज को कैसे अपनाया? चलिए देखते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि यूडीएचआर 1948 में आया और भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। हमारे संविधान निर्माता, खासकर डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, इस पूरी ग्लोबल डिबेट को बहुत करीब से देख रहे थे और हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स यूडीएचआर के सिद्धांतों की सीधी परछाई हैं। तो हमारा संविधान हमें कई फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। लेकिन जो सबसे रेवोल्यूशनरी चीज है वो है आर्टिकल 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अधिकार देता नहीं, बल्कि उन्हें लागू करवाने की गारंटी भी देता है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ कानून बना देना काफी होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कागज पर अधिकार देना एक बात है और उन्हें जमीन पर हकीकत बनाना वो दूसरी। मानवाधिकारों की लड़ाई आज भी जारी है और ये सफर अभी अधूरा है। भारत में कानूनी ढांचा तो बहुत मजबूत है, पर इसके बावजूद कई कम्युनिटीज के लिए समानता और डिग्निटी की लड़ाई आज भी एक रोज की हकीकत है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दलित समुदाय की। हमारे संविधान ने छुआछूत को खत्म कर दिया है और भेदभाव के खिलाफ कड़े कानून हैं, लेकिन इसके बावजूद सामाजिक भेदभाव और हिंसा की खबरें हम आज भी सुनते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कानून बदलना एक बात है और समाज की सोच बदलना वो असली चुनौती है। और कुछ ऐसा ही संघर्ष आदिवासी समुदायों का भी है। अक्सर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर उनकी जमीन, जंगल और उनकी सांस्कृतिक पहचान को खतरा पैदा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो डेवलपमेंट है, ये आखिर किसके लिए है? और क्या विकास और मानवाधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाना मुमकिन है? ये आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर आती है महिलाओं की बात। हमारा संविधान तो उन्हें बराबरी की पूरी गारंटी देता है, पर हम सब जानते हैं ना कि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। भेदभाव, घरेलू हिंसा और मौकों की कमी आज भी हमारे समाज की कड़वी सच्चाई हैं। ये दिखाता है कि कानूनी अधिकार और सामाजिक अधिकार ये दो अलग-अलग चीजें हो सकती हैं। और पता है, इन पुरानी चुनौतियों के साथ साथ 21वीं सदी अपने साथ कुछ नई चुनौतियां भी लेकर आई है। आतंकवाद, ये सीधे हमारे जीने के अधिकार पर हमला करता है। लेकिन इससे लड़ने के लिए सरकारें जो कदम उठाती हैं, वो कभी-कभी नागरिकों की आज़ादी पर भी सवाल खड़े कर देती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और एक आम नागरिक की आज़ादी, इसके बीच की जो पतली सी लाइन है ना, वो आज की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। और इस डिजिटल युग में हमारी प्राइवेसी और हमारा डेटा ये खुद एक नया मानवाधिकार बन गए हैं, जिनकी रक्षा करना एक नया मोर्चा है। तो आखिर में एक बात तो साफ है, मानवाधिकारों की रक्षा सिर्फ सरकारों या अदालतों का काम नहीं है, ये हम सभी की एक साझा जिम्मेदारी है। सवाल बस इतना है कि इस सफर को आगे ले जाने के लिए हमारा, आपका, हम सबका अगला कदम क्या होना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।